नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मेरे साथ जुड़े हुए हैं फॉर्मर लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह सर, डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंटर फॉर लैंड एंड वॉरफेयर स्टडीज, जिसका शॉर्ट फॉर्म है क्लॉज, वन ऑफ द वेरी टॉप मोस्ट थिंक टैंक्स अक्रॉस भारत। सर बाकी के डिटेल्स नहीं बताऊंगी, नहीं तो आप बोलोगे सारी चीजें बता देती है शो पे। ओवर टू यू सर। बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर को हमने बहुत डिस्कस किया, बट ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़े लेवल की गेम शुरू हो गई, एंड दैट कंसर्न्स भारत। मिडिल ईस्ट में एज सच आइसोलेटेड हो क्या होता है तो डजंट मैटर टू अस, बट बिकॉज इट कंसर्न्स भारत, इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कवर। जी सर। बिल्कुल गायत्री जी, सबसे पहले धन्यवाद आपको। आपने मुझे इनवाइट किया अपने चैनल पे। आपके दर्शकों को भी नमस्कार, वणक्कम आपकी ही भाषा में। और जहाँ तक ऑप सिंदूर के बाद की जो प्रक्रिया है या जो बाद का जो डेवलपमेंट्स हैं, उसके ऊपर हमको थोड़ा ध्यान से सोचना और समझना पड़ेगा। देखिए, ऑप सिंदूर का जो निष्कर्ष ये निकला है कि भारत ने 25 से 30 मिनट में सबसे पहले आतंकवाद की कमर तोड़ी। उसके बाद मेरे पाकिस्तान की सेना की कमर तोड़ी। और उसके बाद पाकिस्तान की एयर डिफेंस को तकरीबन तहस नहस कर दिया। अब आपको ये समझना चाहिए कि जैसे ही अमेरिका पाकिस्तान किसी भी सेना की एयर डिफेंस अगर तहस नहस होती है, तो हमारी मिसाइल्स, हमारे एयरक्राफ्ट्स को एक फ्रीडम मिल जाती है उस देश में कहीं भी वार करने की। लेकिन हमारी जो नीति वो ये थी, हर लेवल पर यही थी कि हम इस पूरे प्रकरण में एस्केलेशन नहीं चाहते। प्रोसेस में जब हमने दुश्मन के ऊपर स्ट्राइक किया, तो कुछ ऐसी जगह पे स्ट्राइक्स हुई हैं जहाँ पे अब पता नहीं इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन नहीं रिस्पॉन्सिबल है। कुछ रेडिएशन लीक्स हुआ है, कुछ न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी कहीं नज़दीक थी। इस तरह की कई सारी चीज़ें हुई जिसके 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 लिए भारत बिल्कुल ज़िम्मेवार नहीं है। लेकिन इससे एक चीज़ साबित ज़रूर हुई कि पाकिस्तान अपने जो न्यूक्लियर जो अंगूर बोलूँगा इनको, जो इसने सजा के रखे हुए हैं, इसका देखभाल नहीं कर सकता। इसकी वजह से अमेरिका को स्टेप इन करना पड़ा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी को स्टेप इन करना पड़ा, और उन्होंने भारत को भी रिक्वेस्ट करी होगी शायद, मुझे नहीं पता, कि इस लड़ाई को अभी रोकिए, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ ऐसी स्थितियां डेवलप हो गई हैं, चाहे उनकी नाकामयाबी या उनकी असफलता अपने ही हथियारों को ठीक से देखभाल नहीं करने की, जिसकी वजह से ये पूरा प्रकरण कहीं रुक गया। लेकिन आपने साथ ही साथ ये भी देखा होगा कि यूएस, चाइना, इनका इंटरेस्ट ये पूरे रीजन में सडनली बढ़ गया है। तो सबसे पहले ये हुआ कि भाई यूएस के प्रेसिडेंट शायद चाहते थे कि वो एक इमर्ज करें इस पूरी पूरी जो हमारे बीच में जो ये चल रहा था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, एज अ क्या बोलते हैं, पीस मेकर। ठीक है, क्योंकि वो देखिए रशिया यूक्रेन में फेल हो चुके हैं। उन्होंने बोला था 24 घंटे में हम रशिया यूक्रेन की लड़ाई रोक देंगे। आज 100 दिन हो गए ट्रंप के, लेकिन अभी तक वो लड़ाई अभी रुकी नहीं है। पीस टॉक जो अभी तुर्की में हो रही हैं, उसमें व्लादिमीर पुतिन ने लास्ट मिनट में विड्रॉ कर लिया। उसकी वजह से जेलेंस्की ने भी विड्रॉ कर लिया। अब उस टॉक का क्या महत्व है? ऑफिशियल लेवल टॉक होगी, कुछ होगा नहीं होगा, सब बोलेंगे हम वापस जाके अपने प्रेसिडेंट से डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। तो कहने का मतलब उसी तरह से गाजा को देख लीजिए। तो हर तरफ से वो एक तरह से नाकामयाबी हासिल हो रही थी ट्रंप को। तो उन्होंने शायद इसी वजह से इनिशिएटिव लेकर के भारत से पहले ही ये पूरा का पूरा सीज फायर अनाउंस कर दिया। उस समय भी मैंने बोला था, मैं किसी टीवी डिबेट पे था, मैंने कहा ये भारत की पोजीशन हो ही नहीं सकती। आप देखिएगा 6 बजे जब भारत अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, उसका जो शब्द होगा बिल्कुल अलग होगा। और मैंने इनफैक्ट रिपीट किया था जो जो हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया, एग्जैक्टली वही चीज़ हुई। तो हमने एक तो सीज फायर नहीं अनाउंस किया, हमने ऑपरेशन स्थगित किए हैं। हम पाकिस्तान के ऊपर पैनी नज़र लगा के रखे हुए हैं। अगर वो दोबारा हरकत करेगा तो ऐसा उसको जवाब दिया जाएगा। किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला भी गया था, अगर वो गोली मारेंगे तो हम गोला मारेंगे। तो ये एक लेवल ऑफ वो है। अच्छा, अब
यूएस ने तो स्टेटमेंट दे दी कि भाई हम मध्यस्थता करेंगे और पीस 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 के लिए जेएनके के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि टोटली एंटी इंडिया स्टांस है। एंटी इंडिया सा और कहीं उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान दोनों को एक ही पलड़े में तोड़ने की कोशिश करी, जो कि भारत को बिल्कुल ना गवारा है। तो भारत ने ऑब्वियसली जो यूएस की जो स्टेटमेंट्स थी और जो पाकिस्तान की स्टेटमेंट्स हैं, उससे बिल्कुल विपरीत अपना स्टैंड रखा, जो कि शायद यूएस को अच्छा ना लगा हो। इसलिए उन्होंने और कुछ जवाबदेही शुरू कर दी और कुछ स्टेटमेंट बोलने लग गए प्रोएक्टिवली। कुछ तरह से मैं समझूँगा एंटी इंडिया तो नहीं कि इंडिया को किसी न किसी तरह से नीचा दिखाने के लिए आईफ़ोन के जो सीईओ हैं टिम कुक, उनको बोला भाई आप आईफ़ोन क्यों बना रहे हैं इतने भारत में? अगर बनाना भी चाहते हैं तो उतना ही बनाइए जितनी भारत के लोगों को ज़रूरत है। क्योंकि भारत जो है बहुत ज़्यादा टैरिफ करता है। जिसका टिम कुक ने जवाब दिया, देखिए भाई ये हमारा बिज़नेस है, हमारे ऊपर है कि हम कहाँ पर आईफ़ोन को बनाएँ। उन्होंने बिल्कुल इस बात को नहीं माना। ये भी शायद यूएस के जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है उनको बड़ा धक्का लगा हो कि भाई उन्हीं के आदमी उन्हीं की बात नहीं मान रहे हैं। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भारत बिल्कुल कॉन्फिडेंट था। उसे पता था कि ये रोल बैक होगा, क्योंकि इसमें घाटा किसका सबसे ज़्यादा होगा? इसमें सबसे ज़्यादा घाटा होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, पाकिस्तान को इस तरह सपोर्ट करके। तो आपने देखा आज से ही वो रोल बैक वाली स्टेटमेंट शुरू हो गई है अमेरिका की। नहीं, हम इस मामले में नहीं पड़ेंगे, बायलैटरली होगा, वो दोनों आपस में ही डिसाइड करेंगे। तो एक तरह से मैं बोलूँगा यूएस एडमिनिस्ट्रेशन इसमें यू टर्न एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। पहले कुछ बोलते हैं, फिर बाद में यू टर्न ले लेते हैं। अब आ जाइए मिडल ईस्ट के गेम प्लान पे। अब देखिए यूएस ने ये भी सोचा कि इनडायरेक्टली हम भारत को वो करेंगे, तो उन्होंने टर्की को मिसाइल्स वगैरह भेजना शुरू किया, इस उम्मीद में कि टर्की जो पाकिस्तान का पुराना दोस्त है, वो पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग करता रहेगा ताकि इंडिया की जो ग्रोथ है ना, वो ऊपर ना उठे। अब इसमें चाइना को भी अब फ़ायदा हो रहा था क्योंकि चाइना का भी सबसे बड़ा जो कॉम्पिटिटर है साउथ एशिया में या इस रीजन में, वो भारत है। रीजनल चैलेंज उसको खाली भारत से मिलेगा। तो यहाँ कहीं दोनों की खिचड़ी बन रही थी कि दोनों को अच्छा लग रहा था। मैं ये नहीं बोला कि दोनों एक-दूसरे के साथ थे, नहीं। यूएस और चाइना एक-दूसरे के साथ नहीं है। इस समय ट्रम्प सिर्फ़ ट्रेड पे विश्वास कर रहे हैं। उनको सिर्फ़ ट्रेड चाहिए और उसका उनके पास एक आई वुड से एक उनके पास बहुत बड़ा रीज़न है। अब आप देखिए ट्रेड, चाइना का जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है, चाइना 1.5 ट्रिलियन का फ़ायदा करता है अपनी इकोनॉमी से, यानी कि उसके जो इम्पोर्ट है 1.5 ट्रिलियन कम है, तो यानी एक्सपोर्ट ज़्यादा है। यानी उसको 1.5 ट्रिलियन कई देशों की इकोनॉमी को जोड़ करके 1.5 ट्रिलियन बनता है। उतना चाइना को फ़ायदा हो रहा है। वहीं आप अमेरिका का ट्रेड देखें, तो उसको 1 ट्रिलियन का घाटा हो रहा है, यानी कि 1 ट्रिलियन जो है वो क्या बोलते हैं इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहा है, एक्सपोर्ट कम कर रहा है। भारत का भी कुछ ऐसा ही स्थिति है कि भारत भी एक्सपोर्ट कम कर रहा है, इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहा है, लेकिन भारत का मार्जिन ऑफ डिफरेंस उतना ज़्यादा नहीं है कि वो सँभल ना सके और आपने देखा होगा भारत के लिए 2 ही चीज़ें जो हैं हमारी इकोनॉमी को थोड़ा तंग करती हैं, वो एक है ऑयल और दूसरा है डिफेंस इम्पोर्ट्स। अब डिफेंस इम्पोर्ट्स में आपने देखा होगा यूएस ने समझा होगा, चाइना ने भी ये सोचा होगा, अरे यार इस पूरी लड़ाई में जो है भारत ने तो कमाल कर दिया। उनके हम बोलते थे कि भाई इनके इक्विपमेंट इतने पुराने हैं, इनसे ये नहीं होगा, तो उनको शायद ये अंदाज़ा नहीं था कि हम इस तरह से एक चाइनीज़ मॉडर्न इक्विपमेंट से बना हुआ एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर देंगे। ऑलमोस्ट 50 से 60% उनका इक्विपमेंट वो एयर डिफेंस का तहस-नहस किया है हम लोगों ने, एयरफ़ील्ड वगैरह को अगर आप शामिल करें। तो ये उन लोगों के लिए चैलेंज हो गया है। अब आप देखिए हमारे हमारे एयरक्राफ्ट, हमारे ब्रह्मास्त्र वगैरह के ब्रह्मोस वगैरह की डिमांड बढ़ गई है। वहीं राफेल की डिमांड घट गई है। चाइना का JF-17 का जो शेयर है, कंपनी का शेयर है, वो 9% नीचे गिर गया है। अब ये तो एक तरह से बोलते हैं ना कि दोनों को घाटा हो गया। यूके जहाँ तक यूएस का सवाल है, यूएस भी समझ रहा है कि भाई F-35 पता नहीं अब खरीदेगा, नहीं खरीदेगा। F-16 जो है F-18 जो है यूएस के 2 लुढ़क गए पानी में, 2 को हाउथियों ने गिरा दिया। यहाँ पे सभी के हथियारों का डसॉल्ट के 2 एयरक्राफ्ट हवा में ही क्रैश हो गए।
सभी के हथियार, वेस्ट हो चाहे ईस्ट हो, सभी के हथियारों के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग गया। अब इनको, इन हथियारों को खरीदता कौन है? मिडिल ईस्ट, सऊदी अरेबिया, सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर है वो। तो इसलिए जब वो, उसको ये लगा कि मिडिल ईस्ट ही एक ऐसी जगह है जहां उसको ट्रेड से फायदा होगा, तो अमेरिका ने इसलिए सऊदी अरेबिया में जाकर के 600 बिलियन का एक इन्वेस्टमेंट लिया, कतार से बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लिया है। ये वही उस घाटे को पूरा करने के लिए उसने ऐसा किया है। अब उस एक साथ वो दो गेम खेल रहा है। टर्की के थ्रू वो कोशिश कर रहा है कि भारत को जितना पीछे रख सके रखें, और सऊदी अरेबिया और कतार और मिडिल ईस्ट में जितने भी देश हैं उनके थ्रू वो कोशिश कर रहा है कि अपना जो ट्रेड का घाटा है उसको कम करे। लेकिन उसको ये पता है कि इससे उसका घाटा पूरा नहीं होने वाला है। उसको इंडिया की जो इकोनॉमी है जो इस समय राइज कर रही है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो इंडिया और अमेरिका का आपस में ट्रेड है, इंडिया एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है, इंपोर्ट कम कर रहा है यूएस की कंपैरिजन में। तो हर जगह से यूएस को ऐसा लगा कि यार इसमें अल्टीमेटली लंबा नुकसान तो मेरा होने वाला है, इसलिए अब वो रोल बैक करना शुरू कर दिया है। क्योंकि आप देखिए क्या क्या लाइन पे है। MQ-9B खरीदे ना खरीदे हमारे ऊपर है। हमें अगर दूसरा ऑप्शन मिल गया इसराइल से, हम वहां से खरीद लेंगे। जैवलिन मिसाइल खरीदे ना खरीदे, हमको अगर दूसरा ऑप्शन मिल गया हम वहां से खरीद लेंगे। मैन पैड्स, स्ट्राइकर्स, इतने सारे जो हमारे जो ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो गए थे, भारत कभी भी रद्द कर सकता है। ये उसको बाद में रियलाइज हुआ होगा कि अरे ये क्या कर दिया मैंने, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। तो इस समय कोई इनडायरेक्ट रास्ता ढूंढ रहा है अमेरिका की भारत से ट्रेड भी चलता रहे और भारत को उतना ऊपर नहीं उठने दिया जाए ताकि वो उसके लिए एक चैलेंज बन जाए फ्यूचर में। क्योंकि वो जानता है कि चाइना के साथ उन्होंने खुली ट्रेड करके गलती कर ली है, क्योंकि चाइना अब इतना आगे निकल गया है कि वो यूएस की बराबरी कर रहा है इस समय। सो ये गेम चल रहा है। इंडिया को बिना नाराज किए हुए एक लिमिटेड ग्रोथ पाथ पे ले जाना चाहते हैं दुनिया के कई सारे देश, इंक्लूडिंग यूरोप, इंक्लूडिंग यूके। अब यूके ने जानबूझ के डसॉल्ट राफेल के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी कि भाई राफेल अच्छा नहीं है, गिर गया, चाइनीज JF-17 ने उसको मार दिया। क्यों किया भाई? वो इसलिए किया क्योंकि भारत के पास राफेल थे। वो चाहते थे कि हमारे जो बैलेंस राफेल्स हम खरीद रहे हैं फ्रांस से, वो ना आए। सो ये सब चीजों को देख करके, और मैं ये भी बताऊंगा कि भारत को भी कुछ चीजों की जरूरत है। जैसे भारत को जो तेजस तेजस विमान है उसके जो इंजन्स हैं वो हमें अमेरिका से मिल रहे हैं। तो यहाँ पर एक दूसरे की डिपेंडेंसी ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है कि अगर हम एक दूसरे से इस समय कुछ लेना और देना चाहते हैं तो हमको अपनी जो रिलेशंस हैं इसको दोबारा ट्रैक पे लाना पड़ेगा। ये बिगड़ के ना पटरी से उतर रही थी। तो मेरे ख्याल से ये दोनों तरफ से रियलाइजेशन हुआ है। अब इसमें टर्की का क्या गेम प्लान है? टर्की का गेम प्लान ये था कि भाई वो खलीफा बन जाए इस पूरे पूरे क्या बोलते हैं रीजन में, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है। टर्की के पास न्यूक्लियर स्टेट तो नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर और बाकी जो चीजें हैं नेटो की वो वहां से इस्तेमाल होती हैं, वहीं से, बिकॉज वो नेटो का एक हिस्सा है। सो ये सब चीजें टर्की ने सोचा कि मैं इस रीजन पे इस्लामिक वर्ल्ड के ऊपर मेरा दबदबा बना रहेगा, सऊदी अरेबिया की लीडरशिप कम हो जाएगी। तो इसलिए उसने एक्टिवली पाकिस्तान को सपोर्ट करना शुरू किया, आर्म्स सॉरी ड्रोन्स वगैरह दे करके। मिसाइल्स अभी पता नहीं मिसाइल आएंगी या नहीं आएंगी अभी तो नहीं, बट ड्रोन्स डेफिनेटली उसने दिया, दोनों दिया। ड्रोन, आर्म ड्रोन्स भी दिए, सर्वेलेंस ड्रोन्स भी दिए। उसी तरह अजरबैजान ने भी कोशिश करी है इसको मदद करने के लिए। तो यहाँ पर टर्की का जो गेम प्लान है वो अब बिगड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि भारत जो है इस समय अमेरिका के साथ जो जो थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो रही थी, मुझे यहाँ से ऐसा लगता है कि हम इसको क्या बोलते हैं वापस पटरी पे ले आएंगे, और जो हमें जरूरत है हम पूरा करेंगे अपने। देखिए यहाँ पे हम किसी के दोस्त या दुश्मन नहीं है, यहाँ पे हम सिर्फ क्या है, अपना फायदा देख रहे हैं। जहां हमें फायदा मिलेगा, जहां हम अपनी तैयारी कर सकते हैं वो हम तैयारी करें। उसका रीजन क्या है? हमने नीति बनाई है कि आतंक जो है वो एक्ट ऑफ वॉर होगा अगर पाकिस्तान की तरफ से आएगा। इसका मतलब आप समझिए, हमारे जो ऑडियंस है उनको ये समझ नहीं आता एक्ट ऑफ वॉर का मतलब क्या होता है।
एक्ट ऑफ वॉर का मतलब होता है, पहला जीरो टॉलरेंस टेरर के खिलाफ, दूसरा जब भी अगला हमला होगा हमें तुरंत रेडी रहना पड़ेगा एक 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 बड़ी जवाबी कार्रवाई करने के लिए, जिसके लिए हमारे अंदर एक काबिलियत को बढ़ाते रहना पड़ेगा। अभी इस लड़ाई में कुछ हमारे एमुनिशन वगैरह बर्बाद हुए हैं, मिसाइल्स बर्बाद हुई हैं, मतलब जब हम अटैक करेंगे तो उतनी मिसाइल हमारी चली गई ना, तो अब उनको दोबारा हमको रिकूप करना है, उनको दोबारा अपने मैन्युफैक्चर करके इंटरनली, या अगर बाहर से लाएं तो बाहर से। अगर हमने S400 फायर किए, मुझे नहीं पता कितने क्या फायर किया, लेकिन अगर S400 फायर करी हैं तो उनकी भी मिसाइल्स को पूरा करना है। तो ये सारी चीजें हमको करके कंटिन्यूअसली अपनी ताकत को बढ़ाना है, अपनी कैपेबिलिटी को इतना करना है ताकि जो सामने वाला है उसके अंदर डर का माहौल बना रहे। दूसरी चीज, इसका इम्प्लीकेशन क्या है, हमने बोला है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, स्थगित हुआ है, तो यानी कि जो आतंक के जो नेता हैं वो अभी भी जिंदा है, चाहे वो सैयद सलाउद्दीन हो, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे अजद मजूर हो। अगर ये कहीं भी दिखे तो उनके ऊपर ठोकना है इनको। पाकिस्तान बोल रहा है हमने नजरबंद किया है, ये सब गलत है। उन्होंने कोई उसको नजरबंद नहीं किया, खाली बिल में छुपा के रखा है, उनको सेफ्टी दे रखी है नजरबंद दुनिया को बोलने के लिए कि इनको नजरबंद किया हुआ है। तो जैसे ही ये हमको दिखे किसी भी तरह से, तो हमारा ये जो पॉलिसी, नई पॉलिसी बनाई है, उसके तहत हमको इनको मारना मारना ही है। उसके लिए भी हमको तैयारी करनी है, यानी कि उसको लोकेशंस पता करना, उसके लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए, वो सारी चीजों को हमको डेवलप करना है। अब समझ रहे हैं, ऐसा इतना आसान नहीं है कि हम हर चीज को रातों रात कर दें। तो हम लोग इसको एक स्ट्रेटेजिक पॉज मान रहे हैं, अपनी ताकत को और बढ़ाने के लिए, पाकिस्तान के अंदर और डर बिठाने के लिए, ताकि वो कंटिन्यूअसली भारत से डरता रहे। आज जो उनके प्रधानमंत्री जो थे, किसी टैंक पे खड़े होकर के भाषण दे रहे थे, ऐसा लग रहा था सबके मुंह पे, सबके सर के ऊपर 10 किलो का वजन रख दिया गया और कंधे झुके हुए हैं। वहां उनकी जो फौज थी, उनके मुंह से पाकिस्तान जिंदाबाद के वो भी नारे भी उतने जोर से नहीं सुनाई दे रहे थे। एक थकी हुई, मॉरली डिग्रेडेड, डीमोटिवेटेड सेना का मैंने एक एक वहां पर वो देखा। पीछे उन्होंने फ्लायर लगा रखा है, हमने तो असली S400 लगाया था, उन्होंने वो फ्लेक्स का एक बोर्ड लगा रखा था भाई, खाली टैंक था उनको दिखाने के लिए, बाकी मिसाइल विसाइल दिखाने के लिए उन्होंने एक फ्लेक्स का बोर्ड लगाया हुआ था। कहने का मतलब ये है कि वो अपने एयर बेस पे भी नहीं जाना चाहते थे, इतना डरे हुए थे कि कहीं अगर हम एयर बेस पे गए, जो कि हमारे रडार में पहले से ही बना हुआ है, हम ठोक देंगे उनको। क्योंकि अगर हमें जहां भी ये आतंक के नेता दिखेंगे, आतंक के जो आका बोलूंगा, गलती से मैंने नेता बोल दिया, जो आतंक के आका हैं, उनको ठोकना हमारा एक क्या बोलते हैं, प्रायोरिटी टारगेट है इस समय। तो इंतकाम अधूरा है, उसके लिए तैयारी पूरी करनी है, कंटिन्यूअस तैयारी करनी है। और मिडिल ईस्ट में जो गेम चल रहा है, मिडिल ईस्ट में जो गेम चल रहा था, जो हमने एक आईमैक और वो सारा शुरू किया था सऊदी अरेबिया के साथ, यूएई के साथ, कतर के साथ, उसको हमको बरकरार रखना है। भारत अब देख रहे होंगे कि ग्रीस के साथ अपने रिलेशन शुरू से ही बढ़ा रहा था, टर्की को अब याद आएगा कि भाई उसने भारत से दुश्मनी मोल लेकर के क्या कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि उसको अभी, अब मैंने सुना है कि उनके यहाँ भी कोई अर्थक्वेक आ गया है। मुझे लगता है सबके न्यूक्लियर जो सामान है ना, कहीं बेढंगी तरीके से रखे हुए हैं इन्होंने, उनके उल्टे सीधे काम हो रहे हैं, जिसकी वजह से अर्थक्वेक और इस तरह की चीजें आ रही हैं। खैर उसके बारे में डिटेल्स मुझे नहीं पता है, बट इतना मैं जरूर कहूंगा कि टर्की जो है इस समय एटलीस्ट भारत के निशाने पर है। और भारत के जितने भी मित्र देश हैं, उनके साथ हमारा ये नया रणनीति होगा अपनी रिलेशंस को और मजबूत करने के लिए, ताकि जो हमारे जो एडवर्सरीज हैं उनके ऊपर कड़ी हम चोट कर सकें। अब आप देखिए हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं कहाँ गए, अभी अभी किधर गए थे वो, पता है आपको? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान गए, क्यों गए भाई? अफगानिस्तान खाली उसके लिए तो नहीं गए थे। सर उधर से भी इधर आए हुए थे जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, लोगों को पता नहीं है, बट उधर से भी इधर आए हुए थे जी। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, दुश्मन का दुश्मन हमेशा दोस्त होता है। अब अगर यूएस
आतंक के साथ समझौता कर सकता है। एक सीरिया का एक अल तरार जो वहाँ का प्रेसिडेंट है, जो कि यूएन प्रोस्क्राइब्ड टेररिस्ट था, उससे हाथ मिला सकता है। तो हम तो अपने जायज़ नेशनल इंटरेस्ट के लिए अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट के साथ अ, मिलाप में हैं, उनको ह्यूमैनिटेरियन एड दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो भी हमारे को मदद करें। अब किस तरह से मदद करें, हम उनके ऊपर छोड़ते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जो रिलेशंस हैं इस समय, बड़े ही कूटनीतिक तरीके से आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, जिसमें जो मिडल ईस्ट का गेम है, वो डाउन करना है। जो वेस्ट एश सॉरी अफ़गानिस्तान, ईरान, अब पाकिस्तान वाला जो रीजन है, जहाँ की पहले भी 3-4 बड़े गेम हो चुके हैं। पहले रशिया, फिर क्या बोलते हैं पहले पहले ब्रिटेन, फिर रशिया, फिर अमेरिका और फिर उसके बाद अब जो है चाइना इनडायरेक्ट गेम खेल रहा है, डायरेक्ट गेम नहीं खेल रहा है। सो मेरा मेरा ये कहने का मतलब है कि इस समय हम लोगों को नॉन काइनेटिक लड़ाई लड़ते हुए, यानी कि बिना हथियारों की लड़ाई लड़ते हुए अपनी काइनेटिक तैयारी, अपनी हार्ड पावर की तैयारी और ऊंची करनी है। वो एक शेर है ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो इस समय हमारे को उस फेज में आना है, अपने को उस बुलंदी पे लाना है जिसमें कि हमारी आर्थिक जो ग्रोथ रेट है उसको कोई छू ना सके, जिसमें हमारी मिलिट्री की जो तैयारी है उसको कोई छू ना सके, जिसमें हमारी जो अंदरूनी जो ताकत है उसको कोई छू ना सके। तो जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन तो प्रधानमंत्री जी ने तीन तीन लाइनों में बता दी है। टेरर एंड टॉक्स, टेरर एंड ट्रेड एंड ब्लड एंड सॉइल। ये साथ साथ नहीं बह सकते हैं। ये तो हमारी राष्ट्र नीति हो गई। अब इससे हमने इशारा कहाँ कहाँ दिया है? हमने इशारा दिया है अपने पूर्व में, जिसके ऊपर हम अलग से एक डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है? पूर्व में हम एक डिस्कशन कर सकते हैं, जहाँ पर कोई भाई साहब हैं, वो नॉर्थ ईस्ट को और इसको एक अलग ही देश मान रहे हैं। उनको लगता है उनको भी जो हमारे वो एक कहानी है ना कि बड़े कुत्ते की जो हालत करी है, तो छोटे कुत्ते की कैसी हालत करनी है। तो वो उनको शायद समझ नहीं आ रहा है। उनको भी समझाने की ज़रूरत पड़ सकती है फ्यूचर में। आप दूसरे देश को भड़का रहे हो इस तरह से, ये क्या रिस्पॉन्सिबल इंटरनेशनल रिलेशंस है? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक ही इज द मोस्ट अनथिंकिंग, आई वुड से उसका दिमाग ही नहीं है कि इस तरह का आदमी एक राष्ट्र का चीफ चीफ एडवाइजर है। नहीं सर, मुझे लगता है मुझे तो दिमाग लगता है, है श्रूड दिमाग है। ही इज थिंकिंग ऑन सम अदर वो लाइंस, ही श्रू इज लुकिंग। वो श्रूड दिमाग नहीं है। वो बांग्लादेश को लेके डूबेगा। इस समय बांग्लादेश की ग्रोथ रेट इतनी डाउन हो चुकी है कि वो उसको समझ नहीं आ रहा है क्या करूं मैं। तो अब ये कोशिश कर रहा है कि उल्टे वही पाकिस्तान वाली हरकत कर रहा है कि भाई इंडिया में कुछ कर दो ताकि हमारा देश मेरे साथ आ जाए। इस समय बीएनपी उसके खिलाफ हो गई है, खाली जमात को लेके बैठा हुआ है वो। जमात को भी देखना कौन सॉर्ट आउट करने आ रहा है। सो मेरा मेरा कहने का मतलब है कि इस समय हमारे चारों तरफ जो इशारा गया है इस पूरे एक्शन से, उसको मैं एक लाइन में आपको सम अप करना चाहता हूँ। वॉशिंगटन पोस्ट का एक आर्टिकल आया है, जिसमें उसने लिखा है कि दशकों में हमने ऐसा हमला किसी देश के ऊपर नहीं देखा है। ये यूएस की एक सबसे लीडिंग जो न्यूज़पेपर है, सबसे बड़ा जो न्यूज़पेपर है वॉशिंगटन पोस्ट, उनकी राजधानी से छपता है, दुनिया का नंबर 1 न्यूज़पेपर है। उसने इस तरह से लिखा है, यानी कि इराक से बड़ा, अफ़गानिस्तान से बड़ा, वियतनाम से बड़ा, ये जो हमने 25 मिनट में कारनामा दिखाया है, ये शायद ना अमेरिका को उम्मीद थी, ना चाइना को उम्मीद थी। ये एक उनके उनके ऐसा लगता है उनको एक साँप सूंघ सर गया इस हमें तो पूरे उम्मीद हमले थी, के। भारतीयों को तो उम्मीद नहीं, थी। नहीं देखिए कभी भी अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहिए। हमेशा दूसरों को बोलने दीजिए कि यार क्या कर दिया इन्होंने, गज़ब कर दिया। हमारा काम है करना, ठीक है? हमारा क मैं यहाँ फिर चाणक्य की बात आपको बताऊँगा। चाणक्य ने हमेशा बोला है, लड़ाई कभी भी पहला ऑप्शन नहीं होता है। हमें हमेशा साम-दाम और फिर उसके साम-दाम, भेद, दंड हमेशा लास्ट में आता है।
और उसने ये भी बोला है कि जब दंड की बारी आए तो पूरा फूंक फूंक के अंदर घुसो ताकि जीत आपकी निश्चित हो। कहीं हम चाणक्य को भुला दिए थे, अब मेरे ख्याल से कई सारे चाणक्य हमारे देश में आ गए हैं जो कि इस तरह की नीति को फॉलो कर रहे हैं, अलग अलग लेवल पर, अलग अलग तरीके से। तो इस समय हमें कॉशियसली आगे बढ़ना है, अपनी पूरी तैयारी करनी है और डिप्लोमेटिक स्तर पे, इकोनॉमिक स्तर पे, सोशल स्तर पे अपनी अपनी जो प्रिपरेशन तैयारी पूरी करनी है। अंदर का जहां तक सवाल है, मेरा ये मानना है कि जो इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो हम अपने सेंट्रल पुलिस आर्म फोर्सेस को इतना ताकतवर बनाएं ताकि अपनी आंतरिक सुरक्षा वो लोग कर सकें। जो हमारी सेना है पूरी की पूरी जो है, ये जो हमारे आसपास घूम रहे हैं ना, इनको इनको घूंसा मारने के लिए रखी जाए कि जब घूंसा मारे तो ऐसा घूंसा मारे कि मुंह पचक जाए। देखिए हम लोग पहले ऐसे करते थे, 5-5 उंगली लेके खोदने की कोशिश करते थे, अब हम ऐसे कर रहे हैं। इस पूरे प्रकरण का सबसे बड़ा जो लेसन लर्न हुआ है कि हमारी जो चारों अंग हैं लड़ाई करने की, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सीडीएस मतलब ज्वाइंट सेना और सेंट्रल पुलिस आर्म फोर्सेस, डिप्लोमेटिक काडर, ये सारे एकजुट होकर लड़े हैं। और जो वो बोलते हैं ना कि बंद हो मुट्ठी तो लाख की, इस बार हमारी मुट्ठी बंद थी तो ये करोड़ की बन गई, लाख की भी नहीं बोलूंगा। यही इसी बात को कह करके मैं इस अपने विचार यहाँ पर खत्म करना चाहूंगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर मिडिल ईस्ट में ये जो गेम प्लान कर रहे हैं, स्पेशली आपने बताया कि भारतीय हथियारों से, एक्चुअली देखा जाए तो दे आर शॉक्ड विद आवर वेपन्स और हमारी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। तो अब जैसे वेपन्स की डेवलपमेंट से ये लोग परेशान हैं, आगे आके चलकर आपको लगता है कि जिस तरीके से हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट को निपटा दिया गया था एक समय में, एक के बाद एक के बाद एक, इनफैक्ट मनमोहन सिंह की सरकार में भी बहुत सारे हुए हैं चुपचाप, वो अलग बात है, वो आया नहीं है, इतनी साइलेंटली किया गया। आपको लगता है कि ये रिपीट हो सकता है, या जी फिर नहीं, हम लोग काफी अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं एंड इट्स वेरी वाइड जी स्प्रेड जी एंड नॉट कंसंट्रेटेड? जी नहीं, जी नहीं। पहले ही स्टेटमेंट मैंने एक अभी कुछ देर पहले खत्म करने से पहले मैंने क्या बोला था, हमें अपनी आंतरिक सुरक्षा को इतना स्ट्रांग करना है कि कोई हमारी सोशल फैब्रिक को डिस्टर्ब ना कर सके। और उसका पहला उदाहरण जो हमने दिया था, जिस तरह से हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राफेल फाइटर पहली बार एक कश्मीर के पायलट ने उड़ाया। आप उधर देखिए, एक हिंदू बता दीजिए मुझे या सरदार बता दीजिए जो कि जनरल की रैंक तक गया हो, जिसने उनके फाइटर एयरक्राफ्ट चलाए हों। ठीक है, तो हमने अपनी आंतरिक सुरक्षा पे एक खास केंद्र ध्यान रखा है। जयशंकर जी को हमने इमीडिएटली प्रोटेक्शन दे दी है। अगर आपको न्यूज़ को फॉलो कर रही हैं, जेड तो प्लस सिक्योरिटी, अगर प्लस हमने बुलेट प्रूफ। जयशंकर जी को यस जेड जेड प्लस दी है, इसी तरह से हमारे जो साइंटिस्ट हैं जो क्रिटिकल एरियाज में काम कर रहे हैं, उन सभी को सिक्योरिटी प्रदान की जाएगी। भले ही इंडिविजुअल ना हो, एक कलेक्टिव सिक्योरिटी जरूर उनके आसपास रहेगी। तो उनको भी बता दिया जाएगा कि सेंसिटिव रहने के लिए। देखिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपनी तरफ से तैयारी हम पूरी करेंगे ताकि इस तरह के हादसे फ्यूचर में ना हो। जी। और सर आपने कहा यूएस एडमिनिस्ट्रेशन यू टर्न मारने में तो काफ़ी कामयाब है, उसमें तो उनका कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता है अक्रॉस द वर्ल्ड। बट आपको लगता है कि दे विल गो टू द एक्सटेंट ऑफ जॉइनिंग हैंड्स विद चाइना इन ऑर्डर टू कंटेन भारत? क्योंकि लग तो यही नहीं, रहा है, एग्जांपल्स भी इसी नहीं, तरीके के नहीं, रहे हैं। नहीं, 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 नहीं। देखिए ये पोजीशनिंग है। एक चीज मैं आपको बता दूं, ट्रम्प के लिए जो यूएस प्रेसिडेंट हैं, उनके फोकस में ये है कि मुझे अमेरिका की इकोनॉमी को प्रॉफिट बेस्ड बनाना। उसके लिए जो भी हो सकता है वो करने को तैयार है। अगर सऊदी अरेबिया से इन्वेस्टमेंट मंगाना चाहते हैं, इट्स वर्चुअली लाइक अ वीक। अगर अगर कतर ने एक गिफ्ट दे दी उनको इतना बड़ा एयरक्राफ्ट, व्हाट इज इट? ये देखिए, ही इज वर्किंग प्योरली अपने बिजनेस को प्रमोट करना। और कई कंपनीज में तो उनका खुद का स्टेक है, उनकी खुद की कंपनीज का स्टेक है। तो जहां पे चाइनीज अगर कोई फायदा हो रहा है उनको, तो वो उन्होंने बोला ना कि मैं पिछली बातों को ध्यान नहीं देता हूं, आगे बढ़िए।
तो जहाँ-जहाँ उनको बिज़नेस से फ़ायदा होगा, चाहे उनका पर्सनल बिज़नेस हो, अगर उसमें उनकी कई सारी कंपनीज़ हैं, अगर उसमें कोई चाइना को फ़ायदा हो रहा है, तो मेरे ख़्याल से ये नहीं रुकेंगे, वो चाइना को सपोर्ट करेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जियोपॉलिटिकली वो भारत के खिलाफ जाएँगे। देखिए, भारत का 20 साल से उनका इतना डीप क्या बोलते हैं रिलेशन बन गया है कि अब उनके लिए मुश्किल है। अब आप देखिए सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने क्या हुक्म पास किया 30 अप्रैल को, और ये हमारे अटैक के बाद किया है, सॉरी पहलगाम अटैक के बाद किया है उन्होंने। उन्होंने पूरी अपनी यूएस आर्मी को बोला है कि आप बदलिए, आप आउटडेटेड हो गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो किस लिए बोला उन्होंने? उन्होंने बोला डिफेंस ऑफ द होमलैंड। पहले कभी भी अमेरिका डिफेंस ऑफ द होमलैंड को प्राइमरी टास्क नंबर 1 नहीं बोलता था। लेकिन आज पहली बार ये इस टर्म में हुआ है कि किसी प्रेसिडेंट ने डिफेंस ऑफ द होमलैंड को प्रायोरिटी 1 रखा है। अब उसको होमलैंड पे किससे खतरा होगा जिसके लिए आर्मी की ज़रूरत पड़े? कौन वहाँ तक पहुँच सकता है? भारत तो नहीं पहुँच सकता। भारत की मिसाइल्स की उतनी रेंज नहीं है। किसकी रेंज है? हमारे उत्तर में जो बैठे हुए हैं भाई साहब, उनकी रेंज है। तो डिफेंस ना डायरेक्टली ना बोल के उन्होंने बोला डिफेंस ऑफ द होमलैंड, दैट मीन्स, और उसके बाद उन्होंने क्या बोला है? वर्क फास्टेस्ट टू मेक गोल्डन डोम शील्ड। गोल्डन डोम शील्ड किस लिए है? मिसाइल डिफेंस के लिए, एयर डिफेंस के लिए। ये हमारे हमले के पहले बोला था, और जब हमने हमने अपना शील्ड दिखाया तो उनको लगा यार ये तो हमसे पहले ही आगे निकल चुके हैं। सो कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका प्रेमाइस है कि चाइना और भारत की जब बात आएगी तो वो देखिए वो हमको भी नहीं सपोर्ट करे शायद, और ना शायद चाइना को भी सपोर्ट करे। अभी भी आपने देखा वो किसी को सपोर्ट नहीं किया है, लेकिन एक्टिवली चाइना को सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो उसकी ही वांट्स बिजनेस। इस समय उनको बिजनेस चाहिए, अपना प्रॉफिट चाहिए, अपने ही उन्होंने शुरू से बोला है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो उसके लिए चाहे जो कुछ भी करना हो वो करेंगे। कुछ चीज़ें तो मुझे ऐसी लगती हैं जैसे ग्रीनलैंड हो गया, ग्रीनलैंड वाला जो हुआ, मेक्सिको वाला जो हुआ, ये सारी चीज़ें जो है ना देखिए कुछ दिनों के बाद अपने आप बंद हो गई। अब पता नहीं ये लोकल अपने ऑडियंस को खुश करने के लिए था या किस लिए था, मुझे नहीं पता। बट मुझे नहीं लगता कि जो आपकी जो प्रमाइस है वो होगी ऐसी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ हमारे को ट्रेड डील साइन कराने के लिए जो ये चल रहा है कि हम जो अमेरिका के साथ फ्री ट्रेड डील जो है, उनके शर्तों पे साइन कर दें, ना कि अपने शर्तों पे साइन करें। ये एक वही गेम चल रहा है वहाँ पे कि भारत को किसी न किसी तरह से फ़ोर्स किया जाए कि हम जो ट्रेड डील है, अमेरिका की शर्तों पे ज़्यादा करें और अपनी शर्तों पे कम करें। जो कि मसल मैं फ्लेक्सिंग मानता हूँ इन कि शॉर्ट। जो कि मैं मानता हूँ भारत कभी मानेगा नहीं। भारत भी अपने अपने हितों की रक्षा करेगा। राइट जी। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई स्ट्रीम के ऊपर है, नंबर स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद। जय हिंद सर।